हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में सेक्शन 27 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ेंगे। सेक्शन 27 करस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 33 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का, जो कि बात करता है रेलेवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस फॉर प्रूविंग इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग ट्रुथ ऑफ द फैक्ट्स स्टेटेड देयरइन। यहाँ पे बात करी जा रही है वो स्टेटमेंट जो किसी पार्टी के द्वारा जुडिशल प्रोसीडिंग में दिए गए थे और वो स्टेटमेंट दूसरी प्रोसीडिंग में, जो कि सेम जुडिशल प्रोसीडिंग की लेटर स्टेज भी हो सकती है या फिर सब्सीक्वेंट जुडिशल प्रोसीडिंग भी हो सकती है, उसमें कब रेलेवेंट होगा। अब इसे हम डिटेल में बेयर एक्ट लैंग्वेज से समझेंगे। Evidence given by a witness in judicial proceeding or before any person authorized by law to take it। कोई एविडेंस है जो कि किसी विटनेस के द्वारा दिया गया है जुडिशल प्रोसीडिंग के दौरान या फिर ऐसे पर्सन के सामने जो कि ऑथराइज था एविडेंस लेने के लिए, वो कब रेलेवेंट होगा, उसे कब, उस स्टेटमेंट को कब प्रूफ किया जा सकता है। इज़ रेलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग in the subsequent proceeding or in the later stage of same judicial proceeding। तो वो स्टेटमेंट, वो एविडेंस जो एक विटनेस के द्वारा जुडिशल प्रोसीडिंग में के दौरान दिया गया और अब उसी स्टेटमेंट को, उस एविडेंस को जो भी दिया गया उसके द्वारा, वो सब्सिक्वेंट जुडिशल प्रोसीडिंग में भी प्रूफ किया जा सकता है। सब्सिक्वेंट जुडिशल प्रोसीडिंग कैसे, मतलब प्रोसीडिंग चल रही थी, कोई केस चल रहा था, उस केस के खिलाफ अब जो भी डिसीजन आया उसके खिलाफ अब अपील हो गई, या फिर केस रिवीजन में चला गया, रिव्यू में चला गया, तो क्या हो गया, ये सब्सिक्वेंट जुडिशल प्रोसीडिंग हो गई। मतलब उस प्रोसीडिंग के बाद जो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग हुई वो इस तरीके से हो सकती है, या फिर सेम केस की लेटर स्टेज पर जो प्रोसीडिंग हुई वो, मतलब कि स्टेजेस थी, पहले की स्टेज में जब एविडेंस लिया गया, फिर दूसरी स्टेज जब आई सेम केस की, तो सेम केस की लेटर जुडिशल प्रोसीडिंग में भी उस स्टेटमेंट को प्रूफ किया जा सकता है। वो रेलेवेंट होगा उस एविडेंस को, उस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए। एविडेंस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ओरल हो सकता है, रिटन हो सकता है, तो आप इसको समझिए, एविडेंस किसी भी फॉर्म में हो सकता है। The truth of the fact which it states when the witness is dead or cannot be found or is incapable of giving evidence or is kept out of the way by the adverse party, or if his presence cannot be obtained without the amount of delay or expense which under the circumstances of the case the court consider unreasonable। तो अच्छा, एक बात सुनिए, अगर ऐसा होता है कि कोई एक व्यक्ति था जो विटनेस था, उसने एविडेंस दिया, ठीक, अब दोबारा से अपील में, सपोज करिए वो केस अपील में गया, तो उस पर्सन को दोबारा बुलाया जा सकता है ना, कि आओ जो तुमने बताया था या जो तुमने एविडेंस दिया था उसको फिर से प्रस्तुत करो, ये उससे कहा जा सकता है। तो ये सेक्शन का बेनिफिट कब होगा, उसको बिना बुलाए उसके स्टेटमेंट को प्रूफ किया जा सकता है, उसके एविडेंस को प्रूफ किया जा सकता है उसको बिना बुलाए। कब, जब वो मर गया है या फिर अब वो एविडेंस नहीं दे सकता, एडवर्स पार्टी उसको आने नहीं दे रही है, या फिर अगर उसको कोर्ट में बुलाया गया तो कोर्ट का बहुत सारा समय चला जाएगा या बहुत सारा खर्चा हो जाएगा जिसकी ज़रूरत नहीं है, जो कि कोर्ट को लगता है कि बेफालतू है, अनरीज़नेबल है। तो उस पर्सन को बिना बुलाए उसके एविडेंस को, जो उसके द्वारा दिया गया एविडेंस है, उसको सेम जुडिशल प्रोसीडिंग की लेटर स्टेज पर या फिर सब्सीक्वेंट जुडिशल प्रोसीडिंग पर प्रूफ किया जा सकता है। वो रेलेवेंट हो जाएगा उसको प्रूफ करने के लिए, उसके एविडेंस को प्रूफ करने के लिए। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि किसके स्टेटमेंट, किसके एविडेंस की बात हो रही है, जो मर गया है, जो मिल नहीं रहा, जो अब एविडेंस नहीं दे सकता, जिसको एडवर्स पार्टी रोक रही है, आने नहीं दे रही, जिसकी प्रेजेंस पॉसिबल नहीं है, अगर है तो बहुत समय लग जाएगा, बहुत खर्चा हो जाएगा, जो कि कोर्ट को लगता है कि बेफालतू का है।
तो उसको बिना बुलाए ही उसके पिछले एविडेंस जो उसने दिया था उसको प्रूफ किया जा सकता है। यहाँ पर एक प्रोविज़ो भी है, वो क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट द प्रोसीडिंग वॉज बिटवीन द सेम पार्टीज और देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। तो जो भी प्रोसीडिंग है वो सेम पार्टी या फिर सेम रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में होनी चाहिए। मतलब जब उसने एविडेंस दिया और प्रीवियस प्रोसीडिंग में जब उसने एविडेंस दिया और सब्सिक्वेंट में जब उसी एविडेंस को फिर से प्रूफ किया जा रहा है, फिर से कोर्ट के सामने लाया जा रहा है और उस व्यक्ति को नहीं लाया जा रहा है, तो वो पार्टीज़ जो प्रीवियस प्रोसीडिंग में थी और जो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में थी वो सेम होनी चाहिए या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट होने चाहिए। That the adverse party in the first proceeding had the right and opportunity to cross-examine, and the question in issue was substantially the same in the first as in the second proceeding। और क्या होना चाहिए, पार्टीज़ सेम होनी चाहिए और जो एडवर्स पार्टी थी, जो दूसरी पार्टी थी, उसको जब पहली प्रोसीडिंग थी, जो फॉर्मर प्रोसीडिंग थी जहाँ पर उसने एविडेंस दिया था विटनेस ने, वहाँ पर जो एडवर्स पार्टी थी उसको राइट एंड अपॉर्चुनिटी मिली होनी चाहिए उस विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करने के लिए। और जो क्वेश्चन है, जो इशू है, जो मुद्दा है, वो दोनों ही प्रोसीडिंग में सेम होना चाहिए। जब उसने जिस प्रोसीडिंग में खुद आकर एविडेंस दिया और जिस प्रोसीडिंग में उसको बिना बुलाए उसके एविडेंस को प्रस्तुत किया जा रहा है, प्रूफ किया जा रहा है, वहाँ पर दोनों प्रोसीडिंग का इशू, दोनों प्रोसीडिंग का मैटर, दोनों प्रोसीडिंग का मुद्दा सेम होना चाहिए और पार्टी सेम होनी चाहिए। और जब उसने खुद आकर एविडेंस दिया था तब दूसरी पार्टी को राइट एंड अपॉर्चुनिटी उसे क्रॉस एग्जामिन करने की मिली होनी चाहिए। तो ये कंडीशंस फुलफ़िल होनी चाहिए, तभी उसका एविडेंस प्रूफ किया जा सकता है। कहाँ पर, सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, A criminal trial or inquiry shall be deemed to be a proceeding between the prosecutor and the accused within the meaning of this section। तो यहाँ पर जो प्रोसीडिंग है, प्रोसीडिंग में क्या क्या आएगा, तो ट्रायल भी आ जाएगा और इंक्वायरी का भी जो भी प्रोसीजर होता है वो भी प्रोसीडिंग में आ जाएगा। तो मतलब अगर कोई विटनेस है, सपोज़ करिए फॉर एग्जांपल कोई विटनेस है जिसने इंक्वायरी के दौरान कोई स्टेटमेंट दिया था, कोई एविडेंस दिया था, अब ट्रायल शुरू हो गया है, इंक्वायरी ख़त्म हो गई है, उसको बुलाया नहीं जा सकता, सपोज़ वो मर गया है। तो अब जब इंक्वायरी में जो उसने एविडेंस दिया था वो ट्रायल में प्रूफ किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है ट्रायल और इंक्वायरी को जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा। यहाँ पे प्रोसीडिंग के अंदर आएगी जो भी प्रोसिक्यूटर एंड अक्यूज्ड के बीच में है। आई होप आपको सेक्शन 27 समझ आया होगा। ये प्री मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। प्री में तो काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस बन चुके हैं। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।